हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स। और इन चैप्टर के अंदर क्या कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनका देखिए पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो देखिए 8 मार्क्स का जो पहला आपका कंपलसरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर से आता है। और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से देखिए 5 नंबर तक का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप बात करें देखिए मई 2023 एग्जाम की, तो इस एग्जाम के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में से कम 10 नंबर से ऊपर की चीजें पूछी गई थी, ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। और एमसीक्यू में कितना रहा होगा वो तो अलग ही सिचुएशन है। तो इन दोनों ही चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की बात करूं देखिए, तो आप यहाँ पर मेनली 3 सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18, ठीक जी। इसके साथ साथ आप यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सेक्शन 49 भी पढ़ते हो। अब इन चैप्टर्स के अंदर आप कौन सी वो मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, तो सर देखिए जो सबसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 16, इसके अंदर ये बात बताई जाती है कि कौन सी वो कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सारी कंडीशंस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जगह पर एग्जामिनर देखिए आपको फंसा देता है और वो पॉइंट बनाता है टैक्स इनवॉइस चैप्टर से लेकर, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से और भी देखिए केसेस बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तो सर जो एक सबसे बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, वो होती है कि आपके पास सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि सर अगर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का मतलब आपका देखिए टैक्स इनवॉइस जिससे साबित किया जा सके कि आपने टैक्स पे किया है अपने सप्लायर को, या फिर आपका देखिए डेबिट नोट, ठीक है जी, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। तो इस तरीके का देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम वे देखिए हमारा टैक्स इनवॉइस चैप्टर है, उसके अंदर ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट आता है। वहां पर हमें पता है कि देखिए जो पर्सन ई इनवॉइस इशू करने के लिए लायबल हो गया है उसे ई इनवॉइस इशू करना है। और एक इनवॉइस ई इनवॉइस तभी कहलाएगा जब उसके ऊपर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा, जिसे शॉर्ट में हम आईआरएन कहते हैं। एग्जाम में आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर पूरा लिख के आइएगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन आया और उसके अंदर इस तरीके से बताया कि इनवॉइस देखिए ई इनवॉइस है और उस ई इनवॉइस के ऊपर आईआरएन नहीं है और इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था, तो क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? तो सर अगर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर जो कि ई इनवॉइस है और आईआरएन नहीं है, तो हम उसे इनवॉइस ही नहीं कंसीडर करते। और जब आप उसे इनवॉइस ही नहीं कंसीडर करोगे तो आप उसके ऊपर आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। ये चीज यहां पर समझने वाली थी। तो इसी तरीके से देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स जो सेक्शन 16 के अंदर कंडीशंस बताई गई हैं आईटीसी क्लेम करने की, वहां पर देखिए एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो सेक्शन 16 के अंदर जो कंडीशन बताई गई है, जैसे कि भाई जो आपका सप्लायर है देखिए वो आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ठीक जी, सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करे, रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दी हो, तो ये सारी कंडीशन जब पूरी होती हैं तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाते हो। तो सबसे जरूरी चीज कि कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद देखिए आपका रूल 37 और रूल 86 भी है। रूल 37 किस बारे में बात करता है सर? ये आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड बताता है कि रिसिपेंट सप्लायर को कब तक पेमेंट कर देगा, जो कि हमारा 180 दिन होता है जहां से इनवॉइस इशू किया गया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। और अगर 180 दिनों में आपने पेमेंट नहीं करी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितना क्रेडिट रिसिपेंट ने देखिए लिया है उसे हम रिवर्स कर देते हैं। और अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट देखिए रिसिपेंट कर देता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो है क्रेडिट रिवर्स किया जाता है। लेकिन ये जो आपका रूल 37 है ये 3 सिचुएशंस में नहीं लगता, एक्सेप्शंस में। तो ये एक्सेप्शंस को कई बार बच्चे देखिए इग्नोर कर देते हैं और वहां से क्वेश्चन उठकर आ जाता है। तो आपको वो ये तीनों एक्सेप्शन पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि रूल 37 के अंदर कौन सी एक्सेप्शन है, तो सर देखिए 3 जो आपकी एक्सेप्शन है, पहली रिलेट करती है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से। ये बात करती है उन सप्लाइजेस की जो आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है तो सर रिसिपेंट पे करेगा, ठीक जी। इसके बाद आपकी देखिए जो अगली चीज आती है वो है सप्लाई अंडर जीएसटी में, देखिए आपने पढ़ी थी शेड्यूल 1। अगर शेड्यूल 1 वाली सप्लाइजेस हैं, शेड्यूल में कौन सी सप्लाइजेस आती थी जो बिना कंसिडरेशन के की जा रही है, मतलब वहां पर कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर ये 180 दिनों वाली कंडीशन भी नहीं आएगी। और तीसरी आती है देखिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी वाली, जिसमें क्या बात बताई जाती है कि अगर कोई ऐसा खर्चा जो सप्लायर को पे करना था लेकिन रिसिपेंट देखिए उसे पे कर रहा है, सप्लायर की लायबिलिटी रिसिपेंट पे कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी ये 180 दिन की कंडीशन नहीं लगती है। तो कई बार देखिए इस एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे इस एक्सेप्शन को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। तो आप एक्सेप्शन को भी ध्यान से करिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर देखिए ये वाला जो क्रेडिट है, ठीक है जी, जो आपका देखिए एक्सेप्शन है
और देखिए इसके साथ साथ अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाएगा। तो अगर वो क्रेडिट जो आपका रिवर्स किया गया था बाद में आप उसकी पेमेंट कर देते हो तो वो क्रेडिट आप दोबारा से क्लेम कर सकते हो। और उस सिचुएशन में देखिए फिर आप कितने भी टाइम तक उसको क्लेम कर सकते हो, उसमें फिर कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है क्रेडिट क्लेम करने की। जैसा कि देखिए क्रेडिट क्लेम करने की टाइम पीरियड बताया गया है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 9 विच एवर इज अर्लियर, तो वो वाली कंडीशन भी नहीं लगती है। इसके साथ साथ देखिए आपका रूल 86 भी है। ये किस बारे में बात करता है सर? रूल 86 भी कहता है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर मंथ में जो सप्लाइजेज हैं, ठीक है जी, जिसमें आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाइजेज और जीरो रेटेड सप्लाइजेज को नहीं लेना, वो 50 लाख को एक्सीड कर जाती हैं, तो रूल 86 भी आपके ऊपर लग जाएगा। रूल 86 भी क्या कहता है कि सर उस सिचुएशन में आप जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसका पूरा यूज नहीं कर सकते हो। आप 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही क्रेडिट लेजर का यूज करोगे। 1% आपको अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी। और इस रूल की भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सपोज इनकम टैक्स में आपने 1 लाख से ज्यादा की टैक्स पेमेंट करी है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, इसके साथ साथ आपका देखिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया उसका रिफंड बना, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा था और वो आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मिला, तो भी आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। भाई जिस पर्टिकुलर आप मंथ में हो वहां तक देखिए आप अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करके देख लो और देख लो कि आपने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कैश से कितनी पेमेंट करी है। अगर आपने 1% से ज्यादा कर दी होगी तो भी आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इसके साथ साथ देखिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो रूल 86B की जो एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चन कई बार उठ के आ जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, रूल 37 की भी और रूल 86B की भी एक्सेप्शन का। इसके साथ साथ देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया है, रूल 37A। इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा नवंबर 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या इसके बाद कभी भी एग्जाम देंगे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद देखिए जो आपका सेक्शन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से देखिए क्वेश्चन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती हैं और मेजॉरिटी जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, देखिए जिस टॉपिक से सेक्शन 17 के अंदर बात करता है वो है ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट। अगर सर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, ऐसा मोटर व्हीकल जिसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13% से कम है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन 3 सिचुएशंस में आपको आईटीसी मिल जाता है अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से भी कम है। कौन सी वो 3 सिचुएशन है? अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया, या फिर आप देखिए मोटर ड्राइविंग स्कूल रन करते हो इसलिए आपने देखिए छोटी गाड़ी परचेज करी है, या फिर आपने जो मोटर व्हीकल वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया है, तो इन 3 सिचुएशन में आपको देखिए मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी मिल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर फंसाता है। और सेम बिल्कुल बात ये वेसल और एयरक्राफ्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपने वेसल और एयरक्राफ्ट परचेज किया आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने अभी अभी 3 बातें बताई, इन तीनों बातों में आपको देखिए वेसल और एयरक्राफ्ट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने ऐसे मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विसिंग करवाई, जिसपे आईटीसी आपको परचेज पे मिल गया था, तो उसकी देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सर्विस पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर जिस पर्सन से आपने इंश्योरेंस करवाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, सर्विस करवाई, उसने आपसे जीएसटी चार्ज करा, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज आईटीसी नहीं मिला था, तो यहां पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में आपको हमेशा चीजें कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ देखिए अगर आप कोई ऐसा मोटर व्हीकल परचेज करते हो जो आप देखिए यूज कर रहे हो अपने रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, ट्रिपर हो गया, डंपर हो गया, उन पर आपको हमेशा आईटीसी मिल जाता है। इसके साथ साथ देखिए सेक्शन 17 में ही एक बात और आती है कि अगर आपने देखिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली हैं, आपके लिए देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाई आपने और उसके ऊपर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसने आपसे जीएसटी चार्ज करा, तो आपको उसका भी आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर आपको आईटीसी मिल जाता है अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाई है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है अगर। और यहां पर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर देखिए वो हिस्सा भी आता है जिसके ऊपर फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिसपे आपकी प्लांट एंड मशीनरी टिकी है, वो इमूवेबल होना चाहिए। मूवेबल प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर आपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर पाइपलाइंस बिछवाई, ठीक है जी, आपने लैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई या फिर टेलीकम्युनिकेशन टावर लगवाए, तो वो आपका देखिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर नहीं आता है और उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब कोई अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो कहती है कि हमने तो टेलीकम्युनिकेशन टावर लगवाए हैं, ये हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी है और इसके ऊपर आप हमें देखिए आईटीसी दे दो, तो गवर्नमेंट कह रही नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, ठीक है जी। 4th पॉइंट इसमें आता है देखिए सेक्शन 18 का। सेक्शन 18 में क्या बात बताई गई है सर? सेक्शन 18 में वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जहां पर आपको आईटीसी मिल सकता है और कुछ केसेस में रिवर्स भी होता है। अब यहां पर देखिए 4 केसेस मेनली थे जब हम बात करते हैं आईटीसी अवेल करने की, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 22 के अंदर बताई हुई लिमिट को एक्सीड कर जाती है, या फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो,
तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कहां पर क्लेम कर सकते हो सर? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। और आपको किस दिन का देखिए रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स लेना है? जिस दिन आप देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो रहे हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, उससे एक दिन पीछे चले जाओ और वहां से 1 साल पीछे तक का जितना पीरियड है, उस पीरियड के रिस्पेक्ट में आपके पास जितने भी इनवॉइसेस हैं उनके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कैपिटल गुड्स के ऊपर यहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप देखिए पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, अब रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, या फिर आपके पहली सप्लाईज एग्जेम्प्टेड थी, अब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिए, इन दो सिचुएशंस में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स के साथ साथ आप कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में देखिए आपको यहां पर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए अपना टैक्स का अमाउंट देखिए कम करना है। डिटेल में अगर आप ये चीज समझना चाहते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस को रेफर कर सकते हैं, वहां पर हमने विद एग्जांपल इस चीज को डिटेल में समझाया है। तो देखिए वहां पर अगर आपको देखिए आईटीसी लेना है तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। सेम वे अगर इसी का मैं बिल्कुल वाइस वर्सा कर दूं, आप देखिए रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया था वॉलंटरी, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो, ठीक जी। पहले आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, पहले आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ रहे हो, तो आप देखिए जो आईटीसी आपने अवेल किया था वो अब आपको वापस करना होगा, तो रिवर्सल आपका आईटीसी होता था। तो सेम बिल्कुल यही बातें यहाँ पर एप्लीकेबल होती थी। तो सेक्शन 18 के अंदर देखिए इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको देखिए वो अक्सर फंसा देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देखिए वैसे तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट हमने निकाले जहां पर मेजरली बच्चे गलती कर देते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में देखिए सेक्शन 49 है आपका, जो बात करता है कि आपको किस तरीके से अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करना है। और ये देखिए सेक्शन क्लियरली कहता है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी के क्रेडिट का यूज करोगे, इसके बाद आप जब आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो जाएगा सीजीएसटी के क्रेडिट का यूज करोगे, और अंत में आप एसजीएसटी के क्रेडिट का यूज करोगे। अब बच्चों को ये चीज तो समझ में आती है कि हाँ हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो देखिए जब अपनी मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो आईजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट भी दिखा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक लाइन छोड़कर नीचे दिखानी है वो चीज, ताकि ये चीज देखिए दिखाती है कि आपने पहले आईजीएसटी के क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कराया और जब आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो गया तब आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट का यूज किया है। यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आईजीएसटी का देखिए जो क्रेडिट होता है उसे आप यूज करते हो आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, कुछ क्रेडिट बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट में आप यूज कर सकते हो किसी भी प्रोपोर्शन और रेशो में। इसके बाद सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करो सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में, और अगर कुछ क्रेडिट बच गया तो आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर है तो उसके साथ में आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करोगे एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में, और अगर कुछ क्रेडिट बच गया तो आप उसे सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो किस तरीके से यूटिलाइजेशन को प्रेजेंट करना है वो भी आपको ध्यान रखना है, और वर्किंग नोट्स के अंदर आपको बताना है कि किस तरीके से देखिए अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आईटीसी मिला है तो क्यों मिला, नहीं मिल रहा है, ब्लॉक है तो क्यों ब्लॉक है, किस प्रोविजन की मदद से ब्लॉक है। तो आप चाहो तो यहां पर एक छठा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा वर्किंग नोट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए जो आपका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर है इसके अंदर वर्किंग नोट, वैसे तो देखिए पूरे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस करने होते हैं सब में वर्किंग नोट बनाने होते हैं, जहां पर भी देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहां पर अगर आप आईटीसी दे रहे हो आईटीसी नहीं दे रहे हो, ठीक है जी, या कुछ कंडीशन लगा दी है पूरा आईटीसी नहीं मिल रहा है आधा मिल रहा है, तो उन सब के बारे में आपको देखिए वर्किंग नोट में 2 से 3 लाइनों में जरूर बताना होता है प्रोविजन की मदद से, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये था देखिए हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर वो मेजर पॉइंट्स जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इन चीजों को नोट कर लीजिए और आप एग्जाम में ये गलती मत करके आइएगा। थैंक यू सो मच।